नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो ये होता है टाइलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइलिन लार ग्रंथियों द्वारा यह एंजाइम उत्पादित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो ये होती है विटामिन डी की कमी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन डी की यह हीनता मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो यह श्वेत रक्त कोशिकाएं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं यह मानव शरीर में उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो कि प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी कि गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो यह मीथेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मीथेन गैस यह बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेकिंग सोडा को अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किस में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो ये होती है पुरुष यानी वयस्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुरुष यानी वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो यह विटामिन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी यह जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों यानी किडनी में से होकर कितनी लीटर रक्त गुजरता है? एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क यानी किडनी के द्वारा कितनी लीटर रक्त गुजरता है? तो ये 170 लीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 170 लीटर यह किसी सामान्य व्यक्ति में किडनी के द्वारा रक्त गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो ये होती है उपर्युक्त में से सभी। एक्स किरणें, वाई किरणें और पराबैंगनी किरण, ये तीनों किरणें द्वारा यह प्रकाश गति के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह करती है स्टीम आयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टीम आयन यह वस्तु ऊष्मागति के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को
संवैधानिक दर्जा का संरक्षण प्रदान किया। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो ये किया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है यह सहकारी समितियों को जो है संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? तो यह किया गया अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में जो है भारतीय संविधान के न्यायिक समीक्षा को जो है शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को जो है लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो ये थे पूर्वी गंग राजवंश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। पूर्वी गंग राजवंश से जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, जो कि पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो यह गॉडविन आइस्टीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गॉडविन आइस्टीन जो है यह भारत का जो है उच्चतम पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो यह पाक जलडमरू मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य जो है यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है यह ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो ये बांटता है कर्क रेखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो यह डिगबोई जो कि असम में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिगबोई जो है यह भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुहल एक कुल की नीति लागू की? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुहल एक कुल की नीति लागू की? तो ये की थी अकबर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर ने जो है सुहल एक कुल की नीति जो है लागू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजागत दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है?
भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजागत दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगत दिखाने के लिए जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में कौन था? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन सा था? तो ये था प्रयुक्त में से सभी, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक, ये तीनों जो है अशोक के शिलालेखों में जो है प्रयुक्त लिपि था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो यह गोपुरम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोपुरम जो है यह एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की जो है विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी द्वार समुद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वार समुद्र जो है यह होयसल की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार कौन सा है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार कौन सा है? तो यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना जो है संवैधानिक निर्देशानुसार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो यह सुनहरा धान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनहरा धान जो है यह आनुवंशिक रूपांतरित जो है खाद्य पादप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मंदक के रूप में जो है परमाणु रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई CST। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंबई CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है यह मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो ये भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा जो है भारत देश के मध्य से नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो ये लिया था फरवरी 1922 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है नकाशीदार कांच के लिए जो है प्रयोग में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये 24वां में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अमरकंटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरकंटक में जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह लद्दाख में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लद्दाख में जो है पूगा घाटी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये मगध बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मगध जो है यह 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अमला का अधिकारी होता था? बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था जमींदार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जमींदार जो है बंगाल में अमला का अधिकारी होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा किसकी एक प्रकार की नस्ल है? मुर्रा किसकी एक प्रकार की नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुर्रा जो है भैंस की जो है एक प्रकार की नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये जबीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जरीबा जो है यह जो है अकबर के काल में जो है भूमि का वर्गीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो ये था पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? सड़क सीमा संगठन यानी कि BRO की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1960 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1960 में जो है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात में जो है अंकलेश्वर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था वाजिद अली शाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वाजिद अली शाह जो है यह अवध राज्य का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था?
तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भिलाई, दुर्गापुर और राउर किला का जो है इस्पात संयंत्रों का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये जिंक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिंक जो है केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर जो है अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असम राज्य में जो है नामेरी टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।